नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चीनी मिल का लाइसेंस जारी करने से लेकर चीनी की कीमत और उस पर लेवी तक केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ये चीनी की कालाबाजारी और इसकी कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए किया गया है। इधर चीनी बनाने के लिए जिस गन्ने के रस का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत भी सरकार ही तय करती है। चीनी मिल मालिकों का कहना है कि जिस दर से साल दर साल गन्ने के दाम बढ़े उस रफ्तार से चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी और इसी को आधार बनाकर तमाम चीनी मिल घाटे का दावा करती हैं। इसी बहाने किसानों के गन्ने का जो भुगतान है वो समय से नहीं हो पाता। बढ़ती कृषि लागत और घाटे के बाद अगर किसानों को उनकी फसल का भुगतान न मिले तो उनके सामने तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। हाल ही के वर्षों में किसान और मिल मालिकों के बीच में टकराव बढ़ा है। किसान आरोप लगाते हैं कि मिल मालिक घाटे के बहाने सरकार से मदद लेते रहते हैं, जबकि चीनी के अलावा मिल के 27 और बायो प्रोडक्ट्स जैसे शीरा, इथेनॉल, बगास, अल्कोहल, सिरका और भूसी से भी वो पैसे कमाते हैं। किसानों का आरोप है कि मिल मालिक बाहर से सस्ती रॉ शुगर मंगा रहे हैं और इसलिए न वो उनसे गन्ना खरीदना चाहते हैं और ना ही उसका भुगतान करना चाहते हैं। बहरहाल इन दोनों की लड़ाई में सरकारें पिसती हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि मिलें भी चलती रहें और किसानों का भुगतान भी हो। शायद इसी के मद्देनजर चीनी मिलों के लिए 8,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया जा रहा है। विशेष में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि गन्ना भुगतान की समस्या क्या है, जानेंगे देश में चीनी उत्पादन का हाल, साथ ही समझेंगे क्या है किसान और मिल मालिकों का विवाद। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपए बकाया है और तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा है। चीनी मिल मालिक इसके लिए बढ़ते घाटे को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। अभी जून का पहला हफ्ता है और उत्तर प्रदेश में चीनी का 119.12 लाख टन उत्पादन हो चुका है। ये पिछले साल से करीब 36% ज्यादा है। जबकि अभी सीजन खत्म होने में थोड़ा वक्त है। इस खबर से चीनी मिल मालिकों और किसानों को खुश होना चाहिए था, लेकिन हालात इसके उलट हैं। चीनी मिल मालिकों ने सरकार से कह दिया है कि वो अगले सीजन में चीनी मिल नहीं चलाएंगे। चीनी मिलें इस साल गन्ना बुआई से जुड़े सर्वे नहीं कर रही है। अगले सीजन के लिए गन्ना खरीद से जुड़ी तमाम गतिविधियां भी तकरीबन बंद हैं। चीनी मिलों का कहना है कि चीनी के सही दाम नहीं मिल रहे हैं और गन्ने की बढ़ती कीमत के मद्देनजर मिल चलाना संभव नहीं है। आखिर ये समस्या क्यों आई है, जबकि आज सरकार कह रही है 2022 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और हालत यह है कि हालत बद से बदतर हो गई है गन्ना किसानों की। एक साल में जो फसल तैयार होती है और उसका आज भुगतान नहीं मिल पा रहा सही समय पर। किसानों के बच्चे, उसका जीवन स्तर, उसका सामाजिक रहन सहन, शिक्षा आदि सब बहुत पीछे छूट गई है, यानी कि किसान बहुत पिछड़ गया है। चीनी मिल मालिक पहले भी ऐसी धमकियां देते रहे हैं, खासकर जब भी गन्ना मूल्य भुगतान का दबाव बढ़ता है या फिर गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात होती है। मिल मालिक घाटे का हवाला देने लगते हैं। किसान इसे मिल मालिकों का ब्लैकमेल बताते हैं। 5 जून तक देश भर में चीनी मिलों पर किसानों का 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। गन्ना मूल्य भुगतान की मद में सिर्फ यूपी के किसानों की ही चीनी मिलों पर 12,576.67 करोड़ रुपए की बकायेदारी है। ये देश भर की कुल बकायेदारी का आधे से ज्यादा है। अगर चीनी मिल गन्ना खरीदने से इनकार करती हैं, तो किसानों की समस्याओं में और इजाफा होगा। किसानों को परेशानी हो रही है और हमारी चिंता मुख्य रूप से किसानों के लिए है। तो अब चीनी मिल मालिक कहता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही हमको कम चीनी क्या कहते हैं कि हम बेच रहे हैं, तो हम कहाँ से किसान को क्या कहते हैं पैसा देंगे। हम लोगों ने 2 साल पहले हम लोगों ने बहुत सारे ये स्कीम लागू किया था और उसका नतीजा हुआ कि उस समय में भी 19,000 करोड़ का बकाया था।
और वो घर करके क्या कहते हैं कि जीरो पर पहुंच गया, 200 करोड़ का है, तो कुछ मिल तो ऐसे ही हैं, डिफंट हैं, तो उनके यहाँ है ये खास करके इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आध मिल है। तो इस बार क्या कहते हैं कि फिर वही उसी हालत से क्या कहते हैं कि मिल क्या कहते हैं गुजर रहा है। तो उसके लिए काफ़ी क्या कहते हैं बैठकें हुई, पीएमओ में बैठक हुई, सारे क्या मंत्रिमंडल सब लोग काफ़ी बार हम लोग क्या कहते हैं कि बैठे। हालात की गंभीरता का अंदाजा सरकार को भी है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 8,500 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत मिलों को एथेनॉल उत्पादन क्षमता का विकास करने के लिए आसान शर्तों पर 4500 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त चीनी के उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए 30 लाख टन चीनी का भंडारण किया जाएगा। दरअसल सरकार चाहती है कि मिल चलते रहें और किसानों को उनका भुगतान भी मिल जाए। हालांकि चीनी मिल मालिकों की नीयत पर अभी भी सवाल कायम हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मिल मालिक किसानों का पैसा चुकाना नहीं चाहते। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। गन्ने की बुआई से लेकर कटाई और फिर मिल से पैसे लेने के मुद्दे पर किसान दर दर भटकते हैं। देश में गन्ने का दाम, मूल्य भुगतान और किसानों के हालात को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक शोर में मूल मुद्दा खो जाता है और आखिर में रह जाते हैं बदहाल किसान। गन्ने का दाम कितना होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार, किसान और मिल मालिक कभी ना संतुष्ट हुए और ना इनके बीच आम राय बन पाई। चीनी मिल मालिक के लिए प्रति कुंटल 1 रुपए की बढ़ोतरी भी भारी है और किसान को 100 रुपए में भी नुकसान दिखता है। चीनी मिल मालिक तमाम सरकारी बाध्यताओं और नुकसान का रोना रोते रहते हैं, जबकि किसान अपनी फसल की सही उपज के लिए परेशान रहता है। गन्ना ओबियसली वो महंगा बेचते हैं, उनके खाद भी महंगी हो गई, सभी चीज़ें महंगी हो गई और चीनी मिलों की चीनी जो है वो इतनी तेज़ी से उसके दाम बढ़े नहीं कि औसतन जो है, और इसीलिए असंतुलन बना रहता है इन दोनों चीज़ों के अंदर में। हालांकि संविधान के मुताबिक कृषि राज्य का विषय है, लेकिन देश में सेंट्रीफ्यूगल शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी मिलों से जुड़े ज्यादातर नियम केंद्र सरकार तय करती है। मिलों का नियमन, लाइसेंस, गन्ने का दाम, लेवी चीनी खरीद और वितरण और खुले बाजार में चीनी की बिक्री चीनी उद्योग विकास और नियमन कानून 1951 के तहत होती है। 1952 में चीनी उद्योग से जुड़े कई अधिकार केंद्र ने राज्यों से ले लिए। हालांकि 1997 में कानून में ढील दी गई और चीनी उद्योग से जुड़े कई नियम आसान कर दिए गए। चीनी मिल मालिकों का कहना है कि इससे उनको अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिल पाता। आप किसान की दृष्टि से देखें तो उनके इनपुट्स बढ़ते जा रहे हैं। उनके इनपुट्स, केवल फार्मिंग के इनपुट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको अपना डिपेंडेंसी उसकी जो है वो कृषि पर है, चाहे उनके बच्चों की फ़ीस है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की, उनके इनपुट्स तो सारे इसी से आएंगे, उनके डिपेंडेंसी इसी पे। हालांकि गन्ने की फसल के दाम तय करने में केंद्र के अलावा राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। सरकार गन्ना बुआई के वक्त कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर SMP यानी वैधानिक कृषि समर्थन मूल्य का ऐलान करती है। सरकार का दावा है कि यह मूल्य निर्धारित करते वक्त कृषि लागत और बाजार से जुड़े तमाम पहलू देखे जाते हैं, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। बिजली, डीजल, खाद और परिवहन समेत कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। किसान अकेला उत्पादक है जो अपने उत्पाद का दाम खुद तय नहीं करता। उसकी जमीन का मूल्य और परिवार का श्रम कृषि लागत में नहीं गिना जाता। सही तंत्र क्या है? कृषि मंत्रालय अलग है, गन्ने का खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि राज्य सरकारों ने गन्ना मंत्रालय अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन जो हमारी नीतिगत संस्थाएं हैं, कृषि मूल्य लागत आयोग है, नीति आयोग है, किसान आयोग है, तो उसमें किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। उसमें सारे अफसर हैं और उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों को रखा जाता है जो ज़मीन पर काम करता है, जिसे ज़मीनी हकीकत का पता है, यानी कि जैसे एक जनप्रतिनिधि होता है। तो उसमें गन्ना किसानों के कोई प्रतिनिधि इन संस्थाओं में, नीतिगत संस्थाओं में नहीं है। इसलिए सरकार ज़मीनी हकीकत से कहीं दूर रहती है। इस विवाद में एक और पहलू भी है। चीनी मिल मालिक चीनी की कीमत को गन्ना मूल्य का आधार बनाते रहे हैं,
लेकिन चीनी के अलावा दूसरे उत्पादों को मुनाफे में नहीं जोड़ा करते। चीनी मिलें गन्ने से बनी चीनी के अलावा शीरा, इथेनॉल, बगास या भूसी और यहाँ तक कि मैली या कचरा भी बेचती हैं। इसके अलावा तमाम चीनी मिलें अल्कोहल और बिजली बनाकर भारी मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन इसमें किसानों को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। इधर किसान उधारी में अपना गन्ना मिल को देते हैं और फिर उसके भुगतान के लिए साल दर साल दर बदर भटकने को मजबूर होते हैं। ऋतु कुमार के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत में पैदा होने वाली ज्यादातर चीनी की खपत देश में ही हो जाती है, लेकिन सरप्लस चीनी होने पर भारत कई देशों को चीनी का निर्यात भी करता है। अब भारत की निगाह चीन को भी चीनी का निर्यात करने की है, लेकिन हम कई देशों से चीनी आयात भी करते हैं। खासकर पाकिस्तान से चीनी के आयात पर देश में काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान से बेहद कम मात्रा में ही चीनी का आयात होता है, वो भी इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी नियम कुछ ऐसे ही हैं। भारत में चीनी का कारोबार खेती पर आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग से गांव में रहने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज चीनी उद्योग पर ग्रामीण इलाकों के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों की आजीविका टिकी हुई है। यही नहीं, करीब 5 लाख कामगारों को चीनी मिलों में सीधे रोजगार भी मिलता है। सीधे रोजगार देने के साथ साथ चीनी उद्योग बाकी क्षेत्रों के रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात चाहे परिवहन की हो, व्यापार की, मशीनरी सर्विसिंग की या कृषि उपकरणों की, ये तमाम गतिविधियां चीनी उद्योग से ही जुड़ी हैं, जो रोजगार का बड़ा जरिया है। काफ़ी बड़ा एक तादाद में लोग हैं, काफ़ी बड़े उससे जुड़े हुए हैं। हमारा राष्ट्र जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पे पूरे विश्व के अंदर में है। हम लोग जो हैं काफ़ी इसका निर्यात भी करते हैं। हालांकि निर्यात में भी भारत सरकार की पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है और उसकी वजह से भी किसानों को और पर्टिकुलरली जो मिले हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि आप जैसे ही अपनी एक एक्सपोर्ट पॉलिसी को मिड वे में चेंज करते हैं तो निश्चित तौर से जो है हमारे जो ख़रीदार हैं, जिनको सप्लाई करते हैं, उनकी नज़रों में क्रेडिबिलिटी को एक आँच आती है कि भाई ये क्रेडिटेबल नहीं है एक्सपोर्टर। भारत दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन चीनी की खपत के मामले में हम दुनिया में अव्वल हैं। फिलहाल भारतीय चीनी उद्योग का सालाना उत्पादन लगभग 80,000 करोड़ रुपए मूल्य का है। 2016 में भारत चीनी का दुनिया में चौथा बड़ा निर्यातक देश रहा। उस साल पूरी दुनिया का 2% से ज्यादा चीनी भारत ने ही निर्यात की। हालांकि भारत चीनी की एक बड़ी मात्रा आयात भी करता है। 2015-16 में भारत ने करीब 38 लाख टन चीनी का निर्यात किया तो 19 लाख टन चीनी आयात भी हुई। 2016-17 में 24 लाख टन से ज्यादा चीनी निर्यात हुई तो 21 लाख टन से ज्यादा आयात भी की गई, जबकि 2017-18 में 17 लाख टन से ज्यादा चीनी का निर्यात किया गया और 24 लाख टन आयात करना पड़ा। चीन का माल आया था, वो भी तो बहुत सस्ता था, लेकिन यहाँ के उद्योग और यहाँ के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए तो आवाज़ उठाई गई कि भी हमारे देश के कुटीर उद्योग कैसे बचें। इस देश के गन्ना किसानों को आप कैसे बचाएंगे? गन्ने से 32 सह उत्पाद बनते हैं। एथेनॉल सरकार को बढ़ाना चाहिए जिससे तेल की कीमतें घटें और तेल आयात कम हो अपने देश में। तो सरकार को इस पर नीतियों पर काम करना चाहिए। वो जो अन्य सह उत्पाद हैं उनकी चोरी करते हैं मिल ये शुगर लांबी, और आप इनका जीवन स्तर देखिए। हमारे यहाँ सिंभावली शुगर मिल है, इसने 3 शुगर मिल लगा ली एक ही मिल से, और जब इन्हें फ़ायदा होता जब तो ये किसानों को कुछ देते नहीं कि भी आपको भी हम बोनस के रूप में दे रहे हैं। आज घाटा दिखा के सरकार से एक तरीके से इनका एक रवैया हो गया है उद्योगपतियों का, चीनी मिल मालिकों का, कि सरकार से जितना पैसा इकट्ठा जाए उतना ले लो और फिर अपने ऐसो आराम करो। भारत ब्राजील से सबसे ज्यादा चीनी का आयात करता है, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार नीतियों और जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान जैसे देशों से भी चीनी आयात की जाती है। हालांकि देश में कुल उत्पादन और भारत से निर्यात की तुलना में पाकिस्तान से आयात बेहद मामूली ही रहता है। इसका एक कारण ये भी है कि भारत पर फिलहाल पाकिस्तान सहित WTO के सभी सदस्य देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशंस यानी सभी देशों के साथ समान और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार का दर्जा देने संबंधी WTO के दायित्व हैं।
मौजूदा वक्त में 100% सीमा शुल्क के साथ चीनी का आयात फ्री है और भारत में आयात के लिए किसी भी वस्तु के लिए पाकिस्तान संबंधी कोई खास पाबंदी भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और व्यापार और विपणन के बाद आप ये जान लेते हैं कि भारत में गन्ना उत्पादन की स्थिति क्या है और देश में चीनी मिलें कितनी हैं और उनकी क्या स्थिति है। भारत दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, साथ ही चीनी की सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश भी। आज भारतीय चीनी उद्योग का सालाना उत्पादन लगभग 80,000 करोड़ रुपए के बराबर है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अप्रैल 2018 तक देश में कुल 310.37 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जिसका इस सीजन के अंत तक 315 से 320 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 30 अप्रैल 2018 तक कुल 112 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। वहीं महाराष्ट्र में इस दौरान कुल 106.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि कर्नाटक में 36.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसी दौरान बिहार में 7.10 लाख टन, पंजाब में 8 लाख टन और हरियाणा में 7 लाख टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने से देखिए बात ऐसे है कि आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे देश के अंदर में गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादन काफ़ी अधिक होता है और इसीलिए हमारे देश के अंदर में चीनी जो है हम काफ़ी अधिक मात्रा में, क्यूबा के बाद जो है हम काफ़ी चीनी पैदा करते हैं। देश में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 70% हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है। अगर हम गन्ना उत्पादन की दृष्टि से देखें तो देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहीं तमिलनाडु का स्थान तीसरा है और कर्नाटक चौथे नंबर पर, जबकि बिहार गन्ना उत्पादन में 5वें नंबर पर है। देश में कुल गन्ना उत्पादन में 39% हिस्सा उत्तर प्रदेश का, 22% हिस्सा महाराष्ट्र का, 11% कर्नाटक का और 8% तमिलनाडु का, 4% हिस्सा बिहार का है। लेकिन अगर हम गन्ने की खेती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर गन्ना बोया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, कर्नाटक में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, बिहार में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा और तमिलनाडु में 2.07 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना बोया जाता है। गन्ना उत्पादन तो पिछली बार के भी सारे रिकॉर्ड पार कर दिए हैं। आज देखिए देश के हम भंडार भरेंगे, देश के भंडार भर देश के किसानों ने, यानी कि देश के भंडार भरे पड़े, सरकार के पास उन्हें रखने के लिए जगह तक नहीं है, लेकिन लाभकारी मूल्य आज तक भी किसानों को कोई सरकार नहीं दे पाई है। 31 जनवरी 2018 तक देश भर में कुल 735 चीनी मिलें थीं, जिनकी पेराई क्षमता लगभग 340 लाख टन चीनी उत्पादन की है। वहीं 2016-17 के दौरान देश में कुल 493 चीनी मिलें थीं, जबकि 2015-16 में इनकी संख्या 526, 2014-15 में 538, 2013-14 में 509 रही। वहीं राज्यों के स्तर पर सबसे ज्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कुल 187 चीनी मिलें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 119 है। देखिए, अगर जब हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, अगर हम उसको स्टोर ही करते रहें तो हम एकदम से नीचे है, तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और अगर इस साल भी ज़्यादा हुई है, नेक्स्ट ईयर में भी ज़्यादा होगी, उससे नेक्स्ट ईयर में भी ज़्यादा होगी, तो बफर स्टॉक हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए अक्लमंदी यही है कि जो आज जो ज़्यादा हमारे पास एक जो फूड सेफ्टी है, उसके बाद का जो आंकलन है, जो भी हमारे पास स्टॉक है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। देश के कुल कृषि उत्पादन और उससे होने वाली आय में 7% हिस्सा अकेले गन्ना का है, जो देश की कृषि योग्य भूमि के 2.5% क्षेत्र में बोया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गन्ना देश की खास और नकदी फसल है, लेकिन ज्यादातर चीनी मिलें गन्ने की कीमत किसानों को वक्त पर नहीं देती। गन्ना उपज बेचने के बाद 2-3 सालों तक किसानों को पैसा नहीं मिलता। गन्ने के मूल्य को लेकर किसान हमेशा से उनके बीच में असंतोष देखने को मिला है। आइए जानते हैं कैसे चीनी और गन्ने के दाम तय होते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद चीनी उद्योग संघों से सूचना लेकर गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी घोषणा की जाती है। साल 2009 में गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के नियमों में संशोधन कर गन्ने की सांविधिक न्यूनतम मूल्य की जगह चीनी मौसमों के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की अवधारणा लागू की गई। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 को संशोधित उपबंधों के अनुसार गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण के लिए कई प्रावधान लागू किए गए, जिसके अनुसार गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता, उत्पादनकर्ताओं द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी, सह उत्पादकों यानी शीरा, खोई और प्रेस मड के विक्रय से प्राप्त पैसा या उनके द्वारा आरोपित मूल्य, जोखिम और लाभ के खाते पर गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन शामिल हैं। तो ये जो गल्ला मिले हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारे को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। गन्ने की दाम जो है लगातार बढ़ते रहते हैं। चीनी के दाम उस तादाद में औसतन बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि चीनी जो है अपने आप में एक पॉलिटिकल इशू भी है और आम आदमी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, इसको कंज्यूमर आइटम है, हर प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है चीनी की। अगर चीनी के दाम अधिक बढ़ जाते हैं तो हर आदमी के नुकसान होता है, हर आदमी इसको झेलना पड़ता है, चाहे उसकी इनकम कम है या ज़्यादा है। उचित और लाभकारी मूल्य प्रणाली के अनुसार किसानों को मौसम के समाप्त होने या चीनी मिलों और सरकारी लाभों की किसी घोषणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नई प्रणाली में इस तथ्य का ख्याल किए बिना किसानों को लाभ और जोखिम के प्रति मार्जिन का भरोसा भी दिया गया है कि किसी चीनी फैक्ट्री को लाभ होता हो या नहीं, किसानों को लाभ दिया जाएगा। गन्ना किसानों को उनके गन्ने से प्राप्त अधिक चीनी का वाजिब मूल्य भी उन्हें देने का प्रावधान है। गन्ने से चीनी की अधिक रिकवरी के लिए किसानों को मिलने वाला प्रीमियम FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य चीनी की मूल रिकवरी दर से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार चीनी मौसम 2017-18 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 9.5% की मूल रिकवरी पर 255 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इस मूल रिकवरी स्तर में प्रत्येक 0.1% पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए ₹2.68 का प्रीमियम देने का प्रावधान है। हमारे यहाँ इतना उत्पादन है, ये तो डाटा बता रहे हैं, वो तो अपने हेरा फेरी के लिए कच्ची चीनी मंगा के उसमें हेरा फेरी करके उसमें अधिक लाभ कमा करके और यहाँ के वो करना चाहते हैं, यहाँ के किसान को परेशान करना चाहते हैं, सरकार पे ये दबाव करना चाहते हैं। जब मैं कहना चाहता हूँ, जब चीन का मिल आया था, यहाँ के कुटीर उद्योग ये सब धंधे नष्ट हो गए थे, उनका सस्ता माल आया, लेकिन वो टिकाऊ तो नहीं था, उनकी कोई गुणवत्ता तो नहीं थी। कच्ची चीनी की गुणवत्ता क्या है? चीनी उद्योग को विनियमित करने के लिए सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2012 में सरकार को सौंप दी। इस समिति ने सिफारिश दी कि चीनी पर मिलों की लेवी बाध्यता की प्रणाली को समाप्त करने और चीनी की खुले बाजार में बिक्री संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने, नकद प्रवाह में बढ़ोतरी, इन्वेंट्री लागत को कम करने और गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का हर संभव भुगतान करने की सिफारिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक भी देख सकते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।